जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। लीजिए साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है त्रिभुज। साथियों, हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं अग्निवीर भर्ती के लिए। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिसका नाम है ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब छोटी क्लासों में, तो हम छोटी क्लासों से ये पढ़ते आ रहे हैं कि तीन भुजाओं से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। वहां पर हम भुजाओं की बात करते थे, लेकिन एग्जैक्टली जो डेफिनेशन होती है त्रिभुज की, वो होती है तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब देखो, रेखाखंड का क्या मतलब है। मैंने जब आपको आकृतियां पढ़ाया था, तो आकृतियों में मैंने आपको तीनों चीजों में अंतर बताया था कि रेखा, रेखाखंड और किरण, तीनों में क्या अंतर है, वो मैंने आपको बताया था। तीन रेखाखंड से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं से हम बोलते थे बचपन में, लेकिन भुजाओं से नहीं बोलना है हमें। हमें किससे बोलना है, रेखाखंड से, क्योंकि रेखाखंड जो है उन्हीं से निर्मित होती है कौन सी आकृति, त्रिभुज। ठीक है। अब अगर हम त्रिभुज के सामान्य गुणधर्म की बात करें कि त्रिभुज के सामान्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, तो इस लेक्चर में हम त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उन प्रकार के अंदर भी क्या क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सबके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सामान्य गुणधर्म की। सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं, देखिए। तीन रेखाखंड, अगर मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि तीन रेखाखंड से मिलकर बनी आकृति को क्या बोला गया, त्रिभुज बोला गया। तो एक रेखाखंड तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहां से ये रेखाखंड स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, यहां तक। एक रेखाखंड ये रहा और एक रेखाखंड ये रहा। इन तीन आकृतियों से, यानी कि तीन इन रेखाखंडों से निर्मित ये जो बीच वाली आकृति बन रही है, ये आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। अब देखिए, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, तीन भुजाएं होंगी, क्योंकि तीन रेखाखंड से मिलकर बन रहा है तो तीन भुजाएं होंगी। और कोई भी दो रेखाखंड जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर ये जो बीच वाला निर्माण दिख रहा है आपको, अगर ये दो, जैसे ये एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, मैंने दोनों को मैच कर दिया, तो ये जो बीच में जगह दिख रही है ना, ये इनके बीच में ये जो जगह है, इसको हम बोलते हैं कोण। तो कितने रेखाखंड थे, तीन। अब ये दो रेखाखंड यहां पर मिले तो एक कोण का निर्माण यहां पे हुआ, ये दोनों रेखाखंड यहां पे मिले तो एक कोण का निर्माण यहां हुआ, ऐसे ही यहां हुआ, यहां पर, ऐसे इसमें कितने सारे कोण बता रखे मैंने, 9 कोण आप लोगों को बता रखे हैं। ठीक है। अब ये 9 कोण जो मैंने यहां पर आप लोगों के सामने लिख रखे हैं, ये 9 कोण जो हैं ये भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब इनके अलग अलग क्या नाम है, इनकी वैल्यू कितनी होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखियो, सामान्यतया जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो, यानी कि तीन कोण होंगे, उनके तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। छोटी क्लासों में हम पढ़ते आए हैं। तो वो जो तीनों कोण थे जिनका योग 180 डिग्री होता है, उन तीनों कोणों को हम आंतरिक कोण बोलते हैं। कौन से कोण बोलते हैं, आंतरिक कोण। यानी कि आंतरिक का मतलब अंदर के, यानी कि त्रिभुज के जो अंदर वाले कोण होंगे, यानी कि अंदर जिन रेखाखंडों से मिलकर जिन कोणों का निर्माण हुआ, उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए, कोण अंदर कौन कौन से कोण हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अंदर एक कोण तो ये रहा, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, एक। एक कोण ये रहा, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, दो। एक कोण ये रहा, जिसको क्या नाम दे दिया, तीन। अब देखिए, तीन कोण हैं, एक, दो और तीन। इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी कि कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर कितना लिख रखा है मैंने, 180। इसका मतलब है कि ये जो तीनों कोण हैं, इन तीनों कोणों का योग कितना है, 180। और इन कोणों को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण। जैसा कि शब्द से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, आंतरिक मतलब अंदर का, यानी कि जो अंदर के कोण होंगे उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। आगे जो यहां पर दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री,
इसका मतलब ये जो कोण है 4, 5 और 6, ये 4, 5 और 6, ये जो कोण है ये कोण मेरे क्या कहलाते हैं? बाह्य कोण। बाह्य मतलब बाहर का, ठीक है, शब्द से ही इनके डेफिनेशन का पता लग जाता है। बाह्य मतलब बाहर का, यानी कि जो बाहर वाले कोण होते हैं, बाहर वाले कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब देखिए कोण 7 यानी कि ये वाला कोण, कोण 8 ये वाला कोण और कोण 9 ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 540। और इनको हम क्या बोलते हैं? विपरीत बाह्य कोण। विपरीत बाह्य कोण, विपरीत मतलब उल्टा, ठीक है, विपरीत बाह्य कोण। अब ये जो कोण 7 है ये कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। और हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर एक सीधी रेखा है, कोई भी एक सीधी रेखा है, उस सीधी रेखा पर इस जो कोण का निर्माण होता है, इस कोण का योग कितना होता है? 180। यानी कि 180 ही ऊपर का और 180 ही कहाँ का? नीचे। सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। और 180 डिग्री का ऊपर बन जाएगा, 180 डिग्री का नीचे बन जाएगा। और टोटल जो अपने पास आया ये सर्कल। और सर्कल जब मैं आपको वृत्त पढ़ा रहा था तो वृत्त में मैंने बोला था कि वृत्त का जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। अब देखिए 180 और 180 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। बात समझ में? सीधी सा हिसाब है कि ये वाला जो कोण है 180 डिग्री होगा। अब ये कोण 7 है, ये भी एक सीधी रेखा पर बन रहा है, तो कोण 7 का मान भी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो कोण 7 का मान भी कितना हो जाएगा? 180, ये 180। ऐसे ही कोण 8 भी पूरा कंप्लीट एक रेखा पर बना हुआ है, ये भी कितना हो गया? 180। ऐसे ही 9 भी कितना हो जाएगा? 180। जब इन तीनों का सम करेंगे, इन तीनों का योग करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 540 आ जाएगा। और इसका क्या नाम है? विपरीत बाह्य कोण। तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो तीनों चीज़ें हैं आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आंतरिक कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं और विपरीत बाह्य कोण क्या होते हैं, ठीक है। ये वाली जो स्लाइड आप लोगों के सामने है, इस स्लाइड में 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहली त्रिभुज की परिभाषा कि भुजाओं, 3 भुजाओं से निर्मित आकृति हम कहते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कहना है। 3 भुजाओं से नहीं, 3 रेखाखंडों से मिलकर जिस आकृति का निर्माण होता है वो त्रिभुज कहलाता है। और फिर मैंने आपको कोणों के बारे में बताया। त्रिभुज में 3 कोण बनेंगे, 3 रेखाखंड हैं, 3 कोण बनेंगे। पहला कोण था आंतरिक कोण जो कि अंदर के होते हैं, उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। बाह्य कोण उनका योग होता है 360 डिग्री। और विपरीत बाह्य कोण जिनका योग होता है 540 डिग्री, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हुई, एक बार आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखिए, सामने एक जो चित्र मैंने आप लोगों के सामने बना रखा है वो बनाया है किसका? त्रिभुज का, ठीक है। मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी मेरे पास एक त्रिभुज है जहां पर ए बी भुजा है सी, बी सी भुजा है ए और ए सी भुजा है कौन सी? बी, ठीक है। ये जो त्रिभुज की आपकी आकृति है, अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। वैसे तो सामान्यतया हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बचपन से ही याद है कि हम त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। लेकिन जब कभी हमारे पास एक सिंपल त्रिभुज आ जाए, वहां पर हमें उसकी ऊंचाई नहीं पता है, आधार नहीं पता है, ठीक है। अगर ऊंचाई हमें उसकी नहीं पता है तो हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने का जो एक कॉमन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला दिया था हीरोन नाम के एक गणितज्ञ ने, इसलिए उस फॉर्मूला का नाम भी क्या रख दिया हमने? हीरो का फॉर्मूला। अब देखिए हीरो का फॉर्मूला क्या होता है? हीरो का फॉर्मूला होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए √s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। जहां पर ये जो s है ये s होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप का क्या मतलब है?
परिमाप हम किसे कहते हैं, परिमाप वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि परिमाप जो होता है, परिमाप हम बोलते हैं किसको, परिमाप हम उसे बोलते हैं जो जिस भी आकृति की जो बाहरी आवरण है, यानी कि उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री का योग जो कंप्लीट होगा वो हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, यानी कि इन तीनों भुजाओं का जो योगफल होगा वो हमारा परिमाप होगा। लेकिन हमें यहाँ पर परिमाप नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए, यानी कि हमें तो परिमाप का आधा चाहिए। तो परिमाप तो हमारा इन तीनों भुजाओं का क्या होता है, योगफल होता है, लेकिन हमें आधा चाहिए था तो हमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 से भाग दे दिया। तो a + b + c डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को हम क्या बोलते हैं, s बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्षेत्रफल निकालना है अगर किसी त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें सबसे पहले उसका अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप के बाद हमें फिर ये हीरो का सूत्र लगाना है। हमारा कोई सा भी त्रिभुज हो, हम उसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लेकिन तब निकालेंगे जब हमें तीनों भुजाओं का मान पता हो। ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया और इसे हम किसका सूत्र कहते हैं भैया, हीरो का सूत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए जब कभी भी आप ऐसी विपदा या विकट परिस्थितियों में एग्जाम में पड़ जाए कि हमें तो त्रिभुज का जो सूत्र था, जैसे समकोण त्रिभुज का अलग होता है, समबाहु का अलग होता है, वो याद नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर एक जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी का नाम क्या है भैया, हीरो का फॉर्मूला। हीरो का फॉर्मूला अप्लाई करो, आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बढ़े। अब देखो, इसके बाद मैंने यहां पर आप लोगों के सामने जो लिख रखा है वो है त्रिभुज का कंप्लीट प्रकार, यानी कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, किस किस आधार पर उनको विभाजित किया गया है, वो सब डिटेल जो है मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, एक एक करके हम समझते जाते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, कौन से आधार पर त्रिभुज का कौन सा प्रकार होता है और उसका क्या मतलब है, उसको हमने ऐसा क्यों बोला, इन सब चीजों की जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। चलिए, त्रिभुज को देखो साथियों, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो भुजाओं के आधार पर, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है कोणों के आधार पर, क्योंकि कोण कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हमने त्रिभुज को 2 प्रकार में बांट दिया, एक बांट दिया भुजाओं के आधार पर और एक बांट दिया कोणों के आधार पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पहला किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। अब देखो, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। ये बात आप लोगों को अब तक समझ में आ ही गई होगी। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाओं के आधार पर हमने 3 तरह से त्रिभुज को डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। ठीक है, पहला हमने किया समबाहु त्रिभुज। अब देखो, समबाहु त्रिभुज जो है, सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। हमको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें भुजाएं क्या हो, समान हो, यानी कि जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं समद्विबाहु। अब द्वि का मतलब क्या होता है, 2, द्वि का मतलब 2, यानी कि सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हो, एक भुजा अलग हो, उसको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि कोई हमारे सामने ऐसा त्रिभुज आ जाए जिसमें आपको 2 भुजाओं के मान एक जैसे दिख रहे हैं, तो आप फट से कह दोगे, अरे सर ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, विषमबाहु त्रिभुज की। विषम मतलब अलग अलग। ठीक है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो, तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो, उसको हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इनके नाम ऐसे हैं जैसे राक्षसों के नाम होते हैं ना, बाहु है ना, ये बाहु, अजान बाहु, वो बाहु, हजार बाहु, पता नहीं कौन कौन सी बाहु। वैसे राक्षसों के ही नाम है, लेकिन देख के अपने को डरना नहीं है, बड़ा ही आसान है। जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम है।
ठीक है, जैसे इनके नाम होते हैं वैसे इनके काम होते हैं। अगर आप लोगों को हिंदी में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो आप लोग इनके जैसे ही नाम पढ़ोगे ना वैसे आप लोगों को अर्थ समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, सम मतलब समान, बहु मतलब भुजा, सम मतलब समान है, इसका मतलब तीनों भुजा समान होगी। समद्वि, द्वि मतलब दो, दो भुजा समान होगी तो समद्विबाहु होगा, और जिसकी तीनों ही भुजाएं समान नहीं होगी तो विषमबाहु हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये राक्षस समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ आ ही गए होंगे क्योंकि इतने भी हार्ड नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसके? कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी तीन तरह के त्रिभुज होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज हम उसको कहेंगे जिसमें एक जो एंगल होता है, यानी कि एक जो कोण है वो 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। अगर किसी त्रिभुज में आपको एक कोण 90 डिग्री का दिख रहा है तो फिर आप डेफिनेटली ये कह सकते हो ओके ये तो हो गया भैया मेरा कौन सा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद न्यून कोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसा त्रिभुज कोई आया जिसमें तीनों ही कोण, एक नहीं तीनों, ध्यान देने योग्य बात यहां पर यह है कि तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ठीक है, तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए। अगर किसी त्रिभुज में तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है तो वो हमारा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में याद रखने योग्य बात यह है कि कम से कम एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम एक। अगर आपका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो आप कहोगे कि भैया ये तो कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर हुआ मामला क्या है? त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठीक है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर हमने दोनों को अलग अलग आधार पर बांट दिया। भुजाओं के आधार पर जो हमारा त्रिभुज है उनको हमने तीन प्रकार से बांटा, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी हमने इनको तीन तरह से बांट दिया था, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि तीन तरह से हमने इनको बांट दिया। आगे अगर हम चलते हैं तो आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आप लोगों के समक्ष रखे हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हमें याद होने चाहिए क्योंकि इन बिंदुओं के बिना हम ये नहीं बता सकते कि ये त्रिभुज हैं या नहीं है। कई बार हमारे सामने ऐसी भुजाएं आ जाती हैं जिनको देखने पर तो हमें यह लगता है कि अरे तीन भुजाएं हैं, त्रिभुज तो होगा ही, लेकिन नहीं, त्रिभुज बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। अगर वो उनकी पालना कर रहे हैं तो ही हम कहेंगे कि ये त्रिभुज है। अब वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, किसी भी त्रिभुज का अस्तित्व तब होगा, यानी कि कोई भी त्रिभुज तब बनेगा, अस्तित्व का मतलब यानी कि पैदा तब होगा जब कोई दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव क्या हो? अधिक हो। यानी कि आप लोगों के सामने तीन भुजाओं के मान आपको दे दिए हैं तो वो तीनों भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण तब ही होगा जब उनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का योग वो जो तीसरी भुजा है उससे क्या हो? हमेशा ज्यादा हो। क्या होना चाहिए? उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तब ही वो क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। तीसरी भुजा का मान जो है वो सदैव अन्य दो भुजाओं के अंतर से क्या होगा? अधिक होगा। दोनों चीजें अलग अलग हैं, आप लोगों को याद होनी चाहिए। पहले पॉइंट में ये लिखा है कि किसी भी त्रिभुज का अस्तित्व तब होगा जब कोई भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव ज्यादा हो, या तीसरी भुजा का जो मान है सदैव अन्य दो भुजाओं के अंतर से क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अन्य दो भुजाओं के योगफल से सदैव क्या होगा? कम होगा तीसरी भुजा का मान। यानी कि अंतर जो होगा वो तीसरी भुजा से अधिक होगा लेकिन योग जो होगा वो तीसरी भुजा से कम होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ये जो आज का हमारा लेक्चर है वो इसके पूरी बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट पर आधारित है। त्रिभुज की कंप्लीट थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने अब तक त्रिभुज के बहुत सारे बिंदुओं के बारे में डिस्कस किया है। बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया।
उनमें से जो त्रिभुज है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकिन यहाँ से बनते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके जीडी एग्जाम में बनेंगे सबको हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने को ये जो भी मैं थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और अपने को याद भी होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस की अप्रोच कर पाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। त्रिभुज के प्रकार आप लोगों को याद होने चाहिए, कौन से प्रकार का क्या मतलब है ये भी अपने को पता होना चाहिए, त्रिभुज कब बनेगा ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा, उस अगले लेक्चर में हम इसके और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगला जो लेक्चर है उसमें हम और भी कई सारे त्रिभुज से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी ऊर्जा और एनर्जी के साथ। बस आप लोग भी ऐसे ही अपनी ऊर्जा बनाए रखें, तैयारी इसी तरह से जारी रखिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम आपके सामने आ रहा है। इसलिए अपने को ढीला बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, अपना काम ऐसे ही करते रहना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।